कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार, मैं रुमकी और हम जत्रु भाई किसान भाई बिल्कुल। और किसान भाई हमरे मन अपन पसंदीदा कार्यक्रम बहुत बढ़िया वाला कार्यक्रम कृषि दर्शन के लेके हाजिर हो जाए भाई। बिल्कुल, और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। एकदम। तो भौजी हमरे मन कालनी फटाफट कृषि समाचार के देख लो। बिल्कुल, वो तो हाँ, देखेंगे, लेकिन आप आजकल बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। ये भाई देखो ने हमको बहुत सारा काम रहेला, खेती बाड़ी के जो छोड़ के आवेला नहीं, खेती बाड़ी का दिन भी है। वाह वाह। और देखो पानी गिर चुकी है तो अब किसान मन के फुर्सत न के भौजी। भाई देखिए, इनको कितनी जल्दबाजी रहती है, लेकिन आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर जरूर आते हैं। तो आपको भी इन जानकारियों को लेना है और उनका क्या करना है भाई, फायदा उठा के तो हमरे मन देरी नहीं करके कृषि समाचार के देख लो। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सपा गुलरेज। आइए देखते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा के किसान 50% अनुदान पर ले सकते हैं कई कृषि उपयोगी सामग्री। फसल बीमा योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। बरसात में पत्ता गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद प्राइड ऑफ इंडिया। और अब समाचार विस्तार से। लोहरदगा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण यानी आत्मा द्वारा जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसानों को समेकित पोषक तत्व, समेकित कीट प्रबंधक एवं कृषि यंत्र के साथ साथ अन्य कृषि इनपुट वितरण करने की योजना तैयार की गई है। किसान इस योजना के तहत चूना या डोलोमाइट सूक्ष्म पोषक तत्व बोरेक्स, राइजोबियम, पौधा संरक्षण हेतु कीटनाशी दवा, खरपतवार नाशी दवा, नेपसेक स्प्रेयर, पावर नेपसेक स्प्रेयर, सीड ड्रिल, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, पंप सेट और डिलीवरी पाइप 50% अनुदान पर प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड सरकार ने फसल बीमा योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस राशि के फसल बीमा कराने वाले किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम का अनुदान दिया जाएगा। विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने का निर्देश दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग भी होती है और किसानों को उपज की अच्छी कीमत भी मिलती है। मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलन कायम रखने और पौष्टिक उपज हासिल करने के लिए राज्य के किसान जैविक खेती अपनाएं। आज की तारीख में यह प्रमाणित हो चुका है कि जैविक खेती रासायनिक खेती की तुलना में ज़्यादा अस्थायी, पौष्टिक, उपजाऊ तथा मिट्टी और कृषि उत्पाद के उपभोक्ता सभी के सेहत के लिए फायदेमंद है। जैविक विधि से तैयार उपज की अच्छी कीमत भी मिलती है और इसमें लागत भी कम आता है। इस लिहाज से जैविक खेती किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जैविक खेती से हमको ये फ़ायदा हो गया कि हमारा जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, जो फसल में जो हमारा प्रोड्यूस आता है वो काफ़ी बेहतर होता है, रासायनिक खाद से काफ़ी बेहतर है। इसमें हमारा एक तो है जितना मिनरल्स है उसमें बैलेंस आता है, जैसे कंपेयर टू हमारा जितना इनऑर्गेनिक खेती से हम करते हैं उसमें हमारा माइक्रो एलिमेंट जो होते हैं, जिंक होता है, बोरन होता है, आयरन होता है, वो कम परिमाण मिलता है और हमारा जैविक खेती में उसमें काफ़ी बेहतर आता है। साथ ही साथ हमारा जितना विटामिन्स हैं, हमें जो डेली रिक्वायरमेंट चाहिए जो विटामिन्स है वो जैविक खेती से उसमें काफ़ी पाए जाते हैं। तो ये मुख्य उसमें डिफरेंस आता है कि हमारा जो क्वालिटी है, हेल्थ जो कॉन्शियस हैं, तो अभी जितना भी हेल्थ कॉन्शियस हैं तो हम जैविक खेती के ऊपर अभी ध्यान दे रहे हैं। जो किसान बरसात में पत्ता गोभी की खेती करना चाहते हैं वो झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद लगाएं। आइए अपने कृषि विशेषज्ञ से जानते हैं कि ये उन्नत प्रभेद कौन से हैं। झारखंड परिप्रेक्ष्य में अगर किसान भाई अगर पत्ता गोभी का खेती करना चाह रहे हैं वो भी बरसात के दिनों में, तो उसके लिए अनुशंसित किस्म है प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा ट्रेमडेल्ट और अर्ली ड्रेमटेड। ये चारों वैरायटी जो है ये आपको बरसात के दिन में भी अच्छी उपज दे जाती है और किसानों को नुकसान नहीं है। किसान भाई, आप अगर सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं या बरसात में सब्जी फसल लगाने जा रहे हैं तो खरपतवार निकालने के लिए निकाई गुड़ाई के काम में कृषि उपकरण ग्रबर या व्हील ग्रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए
यदि जुताई आपकी बहुत अच्छी है तो खरपतवार ऐसे ही कम आएंगे। यदि उसके बाद भी हम सब्जी लगाते हैं, लगाने के बाद खरपतवार आता है तो उसकी निराई गुड़ाई के लिए बहुत सारे कृषि यंत्र छोटे छोटे जो मानव चालित है, जैसे कि ग्रबर है जिसमें 3 फाल होते हैं, और उसके द्वारा यदि आप निराई गुड़ाई करवाते हैं तो काफ़ी कम मेहनत में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। दिन भर में किसान जो है उससे कम से कम जो है 20 से 25 डिसमिल जो है वो निराई गुड़ाई कर सकता है। उसी ग्रबर में एक नया आया है, उसमें व्हील भी लगा हुआ है। व्हील लगा देने से किसान, हम लोग इस सब का डिमांस्ट्रेशन कराते हैं किसानों के यहाँ। व्हील लगा देने से उसकी क्षमता जो है करीब 5 से 6 डिसमिल और बढ़ जाती है, और किसान जो है उससे कम मेहनत में ज़्यादा काम कर सकता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपये से 2200 रुपये, चावल मध्यम 2300 रुपये से 2500 रुपये, चावल उत्तम 3500 रुपये से 4500 रुपये, गेहूँ 1650 रुपये से 1950 रुपये, चना 3200 रुपये से 3400 रुपये, दाल अरहर 7100 रुपये से 7750 रुपये, दाल मसूर 6950 रुपये से 7450 रुपये, दाल चना 4000 रुपये से 4500 रुपये, सरसों तेल 8750 रुपये से 9900 रुपये, चीनी 3100 रुपये से 3300 रुपये, आलू 600 रुपये से 1000 रुपये और प्याज 1700 रुपये से 1900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके तहत आपने ली ढेर सारी जानकारी। और देखो भौजी, हमरे मन देख ली बाजार भाव के संगे मौसम कर कैसन मिजाज है से के भी देख ली किसान भाई। बिल्कुल। अब हमरे मन के कार्यक्रम में आगे बढ़े है, लेकिन बढ़ने से पहले एक छोटा सा अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ भाई, बहुत बढ़िया बात है। हमरे मन ये विराम ले लिए, विराम कर बादे हमरे मन अब कार्यक्रम में बढ़िया बढ़िया जानकारी लेके किसान भाई खातिर आई। और हमरे मन के जानकारी देवे चाहिए कौन महित का जानकारी है, तो किसान भाई मन खातिर उत्पादन बढ़ाए के वास्ते सबसे बड़ बात क्या है भौजी? मिट्टी की एकदम माटी का जो उर्वरा शक्ति है उके अगर हमरे मन बनाए के रखब तब हमरे उत्पादन नहीं बढ़ जाए, है नी? तो वो कैसे हो सकता है? तो भाई जानकारी लेके हमरे मन बढ़ाई सकीला। ताऊ हमरे मन देरी नहीं करिए, डॉक्टर SK नायक से जुड़त थी और ये इनका से जानकारी हमरे मन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाई, हम अपने कार्यक्रम में आपको कई तरह की जानकारी देते हैं। इसी क्रम में हम आज आए हुए हैं पलांडू और आपको जानकारी देंगे कि मिट्टी की जो उर्वरता है उसका प्रबंधन कैसे करें और उसकी उत्पादकता का क्या महत्व है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर SK नायक साहब। ये हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि मिट्टी की उर्वरता, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या अर्थ होता है, किसान भाइयों को बताएं। हाँ, ये जो मिट्टी का उर्वरता है
क्योंकि अगर कोई भी हम फसल लेंगे पहले हम देखेंगे मिट्टी का उर्वरता सही है कि नहीं। तो मिट्टी का उर्वरता जानने के लिए बहुत सारा है, उसमें जो मुख्य बात में ध्यान देना चाहिए कि उसमें पीएच कैसा है मिट्टी का, उसके बाद है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, उसके बाद है फास्फोरस की मात्रा क्या होता है, पोटासियम की मात्रा क्या होता है, जैविक कार्बन की मात्रा क्या होता है। ये अगर हम जो मुख्य होता है इसको अगर हम किसी उपाय से अगर जानकारी मिल जाता है तो उससे हमको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाता है कि मिट्टी का उर्वरता सही है कि नहीं है। अगर इसमें देखा गया है कि जैविक कार्बन की जो मात्रा है हमारा मिट्टी में करीब 0.5 से लेकर 0.75% होना चाहिए। अगर मिट्टी के दौरान अगर आपका किसान भाइयों अगर टेस्ट अगर आपका इसी बीच में आता है 0.5 से 0.75, देन आपका जो मिट्टी है अच्छा मिट्टी है। नाइट्रोजन की जो मात्रा है 280 से 560 केजी के अंदर होना चाहिए, केजी प्रति हेक्टर, ये टेस्ट से पता चलेगा। फास्फोरस की जो मात्रा है 10 से 26 केजी प्रति हेक्टर अगर है तो आपका सही है। और पोटासियम की जो मात्रा है 108 के से लेकर 280 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से अगर मिट्टी में होना चाहिए। अगर ये पाया जाता है सही है तब जाके आपका मिट्टी सही है। अगर किसी भी अगर कम या ज़्यादा होगा तो आपका मिट्टी इम्बैलेंस होगा। इम्बैलेंस होने से आपका जो कोई भी फसल लेंगे तो उसमें उसका कमी दिखेगा या उसका टॉक्सिसिटी दिखेगा। अगर इनकेस इम्बैलेंस होता है तो फसल में उसका प्रभाव पड़ता है, उससे कीड़ा लग सकता है, उससे बीमारी हो सकता है, कोई भी गड़बड़ी होगा, इम्बैलेंस होगा। जैसे अब आपका नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जैसे होता है, कोई भी इम्बैलेंस होता है तो बीमारी होता है, तो उसी हिसाब से पौधा भी वो अस्वस्थ हो जाता है। मतलब मिट्टी में किसी भी कारक का अगर कमी होता है तो उसका असर जो है वो साफ दिख जाता है। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ हम ये भी जानना चाहेंगे, हम चूँकि बात कर रहे हैं कि इसकी मिट्टी की उर्वरता का प्रबंधन कैसे करें, तो हमारे किसान भाई कैसे जानें कि उनकी मिट्टी में किस तरह की कमी है और उसका वो मैनेजमेंट किस तरह से करें, इसके बारे में बताएं। हाँ, एक तो है हमने बताया सॉइल टेस्ट बहुत ज़रूरी है। कोई भी फसल लेने से जैसे अभी खरीफ सीजन से खरीफ आ रहा है, खरीफ सीजन से पहले अगर सॉइल टेस्ट हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। अगर सॉइल टेस्ट नहीं कर पाते हैं तो आपका जो कलर से मिट्टी का जो कलर है आपका जो लाल मिट्टी होगा तो ये हमारा जो मिट्टी है अस्वस्थ है। तो उसी के लिए अगर कहीं भी आपको लाल या थोड़ा सा येलोइश टाइप का दिख रहा है तो मिट्टी अस्वस्थ है। तो उसी को हमको पहचान करके उसी हिसाब से मैनेजमेंट लेना पड़ेगा। पहला तो है हमारा यहाँ का झारखंड का अगर देखते हैं, झारखंड का 80% जो ज़मीन है यहाँ अम्लीय मिट्टी है। तो अम्लीय मिट्टी को पहले सुधार के लिए हमको चूना डालना पड़ता है। चूना का जो मात्रा है 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टर के दर से डाला जाता है। और ये चूना है बारिश से पहले हम इसको, जो पहला बारिश होता है उस टाइम में हम ज़मीन में डालते हैं। उसके बाद हम ज़मीन को अच्छे से उसको पल्वराइज कर देते हैं। पल्वराइज करने के बाद फिर कोई फसल लेते हैं। उसके बाद हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप लेना होगा। जैसे ग्रीन मैन्योर मतलब क्या है, हरी खाद है। हरी खाद है ऐसा एक बीज है, वो उसका बीज ज़मीन में डाला जाता है। बीज उसमें डालने से फिर बारिश होता है, पहला जो बारिश होता है उसके बाद उसमें बीज का ये होता है, अंकुरन होता है। उसके बाद 1 महीने जैसा हो ग्रोथ होने के बाद 1 फीट जैसा होता है, फिर उसमें ज़मीन में मिट्टी में मिलाई जाता है। उसके बाद वो क्या होता है 15-20 दिन बाद उसको विघटन हो जाता है। विघटन से बाद जितना भी हम उससे जैविक पदार्थ मिट्टी में मिलता है, साथ ही साथ हमारा जो भी उसमें पोषक तत्व होता है, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं हरी खाद में, वो ज़मीन में आता है और हमारा जो मिट्टी में जो भी कमी है उसको भरपाई करता है। उसके बाद हम कोई फसल लेते हैं और जो भी और भी इसमें खाद है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, वो भी हम उसमें पौधा में डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है, उससे हमारा पूरा बैलेंस उसमें न्यूट्रिशन होता है। जैसे नाइट्रोजन, जैसे बताया था नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, साथ ही साथ उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी है, आयरन है, मैंगनीज है, कफर है, जिंक है, बोरॉन है, मतलब सभी उसमें कुछ ना कुछ मात्रा उससे मिल जाता है। तो इसी हिसाब से हम बहुत मतलब जो ऑर्गेनिक भी, जैविक भी, साथ ही साथ हम कुछ इनऑर्गेनिक उपाय से हम हमारा मिट्टी का जो भी फर्टिलिटी है, सॉइल का जो फर्टिलिटी है, हम उसी हिसाब से उसमें बढ़ा सकते हैं। ये तो हमने बताया जैविक से क्या क्या हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। और भी है इनऑर्गेनिक, हम रासायनिक जो खाद हैं बहुत सारा है कि जैसे अगर नाइट्रोजन अगर कम है, अगर आपका 280 से आपका टेस्ट से पता चला है कि कम आ रहा है, 200 केजी प्रति हेक्टर आ रहा है, तो हम उसमें जितना हमको चाहिए 25% हमको ज़्यादा देना। हमारा जैसे रिकमेंडेड डोज होता है, हर कोई फसल
एक ही जैसा नहीं लेता है। खाना जैसे जमीन में हर कोई फसल अलग अलग मात्रा लेता है। जैसे भिंडी ले लीजिए वो अलग लेगा, गोभी ले लीजिए वो अलग लेगा, सभी फसल अलग अलग है। तो ये पूरा हमारा एक चार्ट डिसाइड किया गया है कि हर फसल के लिए अलग अलग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का एक रिकमेंडेड डोज होता है। हाँ, रिकमेंडेड डोज। जैसे कोई बैलेंस जो होता है एनपीके जो बोलते हैं, तो बैलेंस एनपीके हर फसल की अलग अलग होता है। अगर टेस्ट के दौरान हमें 280 जो नहीं है वो 200 kg प्रति हेक्टर मिलता है, तो जो हमारा जो बैलेंस फर्टिलाइज़र है उसको 25% हमको ज़्यादा देना होगा अगर लो आ रहा है तो। और अगर ज़्यादा हाई आ रहा है, 560 से अगर ज़्यादा आ रहा है, तो हमको बैलेंस डोज से 25% हमको घटा देना है बैलेंस डोज। साहब, ये तो बहुत सारी तकनीकी बातें हो गई। एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे जो झारखंड के किसान हैं वो एक ही खेत में कभी धान और सब्जियां जो है उगाते हैं, तो उनको किस तरह से वो पहचान करें मिट्टी में कि हाँ ये सब्जियों के लिए उपयुक्त है या धान के लिए उपयुक्त है, और उनकी उत्पादकता पे जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, जैसे सब्जी खेती के लिए हमको तो ज़मीन देखना होगा, ये टांट ज़मीन है या कैसा ज़मीन है, और वहाँ जल जमाव नहीं होना चाहिए। सब्जी खेती के जो भी हम सब्जी लेते हैं वो सहन शक्ति उसका बहुत है, उसमें एरेशन होना चाहिए, मिट्टी में जो भी वायु प्रवाह होना चाहिए, थोड़ा सा सैंडी सॉइल होना चाहिए, तब जाके इसमें पॉसिबल होगा। और जो धान खेती है वो क्या है, उसमें थोड़ा सा क्लेई टाइप का चाहिए, उसमें मॉइस्चर अगर होगा तो उसमें पडल होता है। जैसे यहाँ रोपाई करते हैं, बहुत लोग यहाँ झारखंड में धान की खेती रोपाई करते हैं। रोपाई पॉसिबल है जहाँ थोड़ा सा हमारा मिट्टी में क्ले कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कीचड़, हाँ कीचड़ अगर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तब जाके उसमें मिट्टी में पानी धरने की क्षमता ज़्यादा होगा, फिर उसमें हम रोपाई कर पाएंगे। तो इसी हिसाब से फार्मर चुनना होगा आपका क्या कौन सा टाइप का लैंड है, कैसे ज़मीन है। ऊपर वाला होगा तो आपको हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, मतलब टार ज़मीन होगा तो हॉर्टिकल्चर के लिए अच्छा है। मीडियम और लो लैंड होगा तो राइस मतलब जो है धान खेती के लिए वो अच्छा है। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने काफ़ी विस्तार से बताया कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति और उसकी उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और आप कम से कम अपनी मिट्टी की जांच करवाएं कि किस फसल के लिए आपकी मिट्टी कैसी है, उसकी दशा कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है। डॉक्टर साहब, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को आज का जो ये अंक है और उसमें हमने जो बताया मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो कैसे बढ़ाया जाए और उनसे जो हमारे किसान हैं वो कैसे फायदा ले सके। एकदम सही कहली भौजी। अब हमारे मन के आगे भी बढ़े है, लेकिन ये छोटा सा संदेश के और लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संदेश के हमारे मन के देखना जरूरी है। ताऊ हमारे मन देखा 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। हाँ तो भाई बहुत बढ़िया हमारे मन ये संदेश के देख लिया। अब संदेश करवा दे, जानकारी करवा रहे हैं। बिल्कुल, और जानकारी हम क्या लेकर आए हैं अब? देखो हमारे मन खेती बाड़ी कर काम करीला, सब्जी कर खेती करेला, संगे संगे पशुधन कर भी हमारे मन सुरक्षा करीला। तो अब हमारे मन के गाय में जे एक प्रमुख तरह का जो रोग है थनेला, एकदम उकरे बारे में जानकारी हमारे मन के करे है कि कैसे ये रोग से हमारे मन के अपन जो पशुधन है, अपन गाय है, से के बचाव करे है, और जानकारी हमारे मन के विशेषज्ञ देवे। ताऊ हमारे मन देरी नहीं करके विशेषज्ञ से जुड़ी ला और ये जानकारी के कर ले। किसान भाइयों नमस्कार, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज जानकारी हासिल करेंगे कि पशुओं में ग्रीष्मकालीन थनैला रोग होता क्या है, इसकी पहचान क्या है एवं इसके बचाव एवं उपचार क्या क्या है। सबसे पहले हमारे किसान भाई को ये बताएं कि पशुओं में ये ग्रीष्मकालीन थनैला रोग होता क्या है और जनरल मौसम में जो होता है थनैला रोग, उसमें क्या अंतर है। देखिए, जो थनैला रोग जनरल है, जो साधारणतः होता है, वह किसी भी मौसम पे होगा, और उसमें दूध की जो क्वालिटी होती है उसमें बहुत ही ह्रास हो जाता है। दूध का जो पीएच होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, दूध का जो रंग है वो भी बदला हुआ रहेगा, कभी लाल कभी पीला ये रहेगा। और देखिएगा कि जब दूध की टेस्टिंग होती है, जांच होती है, तो पता चलता है दूध में सोडियम और क्लोराइड का लेवल, आयन का लेवल काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, यह साधारण थनैला में होता है। लेकिन अगर हम ग्रीष्म थनैला पे देखें तो यह मुख्यतः होता है एक
बैक्टीरिया दैट इज एक्रोबैक्टर पायोजेंस नामक जीवाणु से होता है। और ये तब होता है जब गायें जो होती हैं सूखी होती है, अर्थात गाभिन होती है। वैसी गायें जो कि पहली बार माँ बनी हैं और पहली बार दूध दे रही हैं, उन्हीं को होता है। लेकिन साधारणता और साधारण थनैला रोग बाकी गायों में होती है मुख्यतः। ठीक है, यही अंतर है। तो इसको हमारे किसान भाई कैसे पहचानेंगे? ये क्या समझेंगे कि ये ग्रीष्मकालीन थनैला रोग ही हो गया है? हाँ, देखिए, ग्रीष्मकालीन थनैला रोग में ये होता है कि जो थन होता है और छेमी होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, हार्ड रहेगा और पस निकलेगा, यानी मवाद निकलेगा। मवाद काफ़ी महकता है। ठीक है, इसके अलावा जो मुख्य अंतर है, आप देखिएगा जो ग्रीष्मकालीन थनैला के नीचे जो थन होता है उसके नीचे काफ़ी बहुत सारी मक्खियाँ होंगी और गाय की जिधर भी जाएगी वो मक्खियाँ उसके पीछे पीछे थन के नीचे नीचे ऊपर नीचे दाएं बाएं बहुत सारी मंडराती हुई नजर आएंगी। लेकिन बाकी थनैला में ये चीज़ देखने के लिए बहुत कम मिलता है। तो ये जो डिफरेंस है, अंतर है, इसको देख के किसान भाई समझ जाएंगे कि ये ग्रीष्मकालीन थनैला है। अच्छा, ये तो है कि मक्खी भिनभिना रहा है तो उससे जान जाएंगे किसान भाई कि अभी ग्रीष्मकालीन थनैला रोग हो गया है। लेकिन अब है कि इससे क्या हानि होता है? ग्रीष्मकालीन थनैला रोग हो जाएगा अगर जानवर को, तो उससे क्या हानि होगा? देखिए, ग्रीष्मकालीन थनैला रोग जो है जब गायों को होती है तो इसकी विशेषता यह है कि यह एक ही आक्रमण में, पहला अटैक जब मारेगा ये जीवाणु तो उसी में जो थन है उसको बर्बाद कर देता। 80 से 100% ये बर्बाद कर देगा, यानी कि उसमें दूध ना के बराबर आएगा। अब ये जो बीमारी है ये एक छेमी से दूसरा छेमी मच्छरों के द्वारा ही फैलाई जाती है। तो इसे अगर आप सही समय पे अगर नहीं देखें, इलाज नहीं किए तो यह एक गाय से दूसरी गाय और एक छेमी से दूसरी छेमी होते पूरी थन को बर्बाद कर देगी। फिर आपको रिकवरी नहीं होगा, आप इलाज करके पूर्णतः उसको ठीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रिस्पॉन्ड कम करता है इलाज से। तो दूध नहीं होने के कंडीशन पे आपकी जो बछड़े निकलेंगी वो कमज़ोर हो जाएंगी और दूध मिलेगा नहीं। अब जब दूध आप गाय देंगी नहीं तो आपको पूर्णतः गाय का नुकसान है, आपको गाय को बेचना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जैसा आप बता रहे हैं कि एक छेमी में होता है, इसका मतलब है कि पहले एक छेमी में होगा, उसके बाद ये संक्रमण बढ़ेगा तो दूसरे छेमी में या दूसरे गाय में भी होगा। तो किसान भाई को तुरंत सचेत हो जाना चाहिए, जब देखे कि लक्षण नज़र आ रहा है तो तुरंत सचेत हो और उसका बचाव के लिए उपाय सोचे। तो इसका होने का कारण क्या होता है? क्यों आखिर होता क्यों ये थनैला रोग? देखिए, थनैला रोग जो होता है ये गर्मी का सीजन पे होता है, जब जहाँ बारिश होती है, गर्मी है, बारिश है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इस बारिश पे ये बैक्टीरिया बढ़ता है। अब होता क्या है कि अगर गाय उठ बैठ कर रही है और उसका थन में चोट लग गया, छेमी में चोट लग गया, तो ये चोट लगना चाहे एफएमडी के कारण थन में घाव आ जाए तो चोट लगा, मक्खियाँ बैठी और वो बैक्टीरिया आ जाएगा। तो इस चीज़ को देखना है कि थन में चोट ना लगे, उसमें एब्रेजन ना हो, छीलना कटना उसमें ना है। आप उसको देखिए तो तुरंत ही एंटीसेप्टिक से वॉश कीजिए उसको, ताकि जीवाणु उसमें ना पनप सके, ये गौर करना है। फिर भी अगर आप इस चीज़ को नहीं देख पाए तो आप देखिएगा, गौर कीजिएगा किसान भाई कि जो लगने के बाद, चोट लगने के बाद छीमी में देखिएगा कि उसमें काले काले धब्बे तो नहीं आ गए। अगर काले धब्बे आ चुके हैं तो आप फौरन ही उसका उपचार कराने का कोशिश करें। तो मतलब कि चोट लगे तो उसको तुरंत उपचार करें और एफएमडी के द्वारा भी हो सकता है ये रोग, है ना? अच्छा डॉक्टर साहब, जब हमारे किसान भाई के जानवर को इस तरह की बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज किस प्रकार से करेंगे? देखिए, इलाज तो ये आपको जब काला काला धब्बे छेमी में दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये है, तो उसका इलाज कराना होगा। तो इलाज के लिए मुख्यतः कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। अब इसके अलावा क्या है कि जो दवाएं चलेंगी, तो इसके लिए जो चॉइस ऑफ ड्रग है, जो हम लोग दवाएं इसके लिए उपयोग करते हैं जो कि बहुत ही सूटेबल है, वो पेनिसिलिन जी है, जेनरिक नेम है, पेनिसिलिन जी का उपयोग किया जाता है। और बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉक्सासिलिन 500 mg और एम्पिसिलिन 250 mg का इस्तेमाल करते हैं इंट्रामेमुलर इन्फ्यूजन, अर्थात जो टीट कैनाल है जो कि दूध जिससे निकलती है उसमें इन्फ्यूज करते हैं इसको कॉक्सासिलिन 500 mg और 250 mg एम्पिसिलिन, इससे हमारा बचाव हो जाता है। डॉक्टर साहब, गायों में थनैला रोग तो होता ही है, लेकिन दूध की बढ़त के लिए, ज़्यादा उत्पादन के लिए कोई ऐसा कोई फूड सप्लीमेंट, फूड का खाने में कोई उपयोग करने के लिए कोई चीज़ है जिससे कि मिला करके हमारे किसान भाई खिलाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन हो? देखिए, दूध उत्पादन के लिए तो हम मुख्यतः हरा चारा ही देखते हैं। हरा चारा में जो होता है एनर्जी प्रोटीन रेशियो उसको देखते हैं 1/3 होता है। लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि ये ग्रीष्मकालीन थनैला
का बचाव करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि विटामिन ए और विटामिन ई का मात्रा प्रचुर है कि नहीं। इनकी मात्रा को सुनिश्चित करें किसान भाई। विटामिन ई के अलावा एक सेलेनियम होती है, अगर ये इनका सप्लीमेंट दिया जाए, गायों को अगर इनका विटामिन ए और ई का सप्लीमेंट दिया जाए, है ना, और सेलेनियम के साथ में, तो ये थनैला रोग से एक बचाव का कारगर उपाय होता है और ये बीमारी को नहीं होने देते हैं बहुत हद तक, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। अब ये क्या करता है कि ये शरीर पे रोग प्रतिरोधी क्षमता जो होती है थनैला, ग्रीष्मकालीन थनैला से लड़ने के लिए इसको बढ़ा देता है। तो इसको बढ़ा देता है तो ये किसान भाई थोड़ा सुरक्षित रहेंगे अपना गायों को लेके। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाई को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी कि थनैला रोग, ग्रीष्मकालीन थनैला रोग होता क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसके बचाव और लक्षण के बारे में अच्छी जानकारियाँ दी। हमारे किसान भाई इसे देख करके काफ़ी जानकारी हासिल किए होंगे। और किसान भाई, इसी के साथ हमें और डॉक्टर साहब की तरफ से सभी किसान भाई को जोहार, नमस्कार। जानकारी तो हमने ले ली और ये जानकारी हमें दी थनेश उराव जी ने। हाँ, और हमारे जो किसान भाई हैं वो भी समझ चुके होंगे कि उनके जो पशुधन हैं उनकी सुरक्षा वो कैसे करें अगर उनको थनैला रोग लग जाए। एकदम एकदम रोड़े सुपट कहली भौजी। अब लेकिन सुपट बात एक ठो और है कि कार्यक्रम कर बेरा अब हमरे मन के सिराय वाला है। हाँ, तो वो तो हमें पता ही है और हमारे किसान भाइयों को भी पता है कि जाने का वक्त हो गया है। हाँ, तो हो ही जाए है, लेकिन रोड़े का बताइए से बताओ। अरे भाई, उनको भी पता है कि हम बताने वाले हैं पता। एकदम तो लगे तो फटाफट बताओ। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची रोड, रांची। इन संख्या 834-001। तो अब हमरे मन के विदा लेवे चाहिए। बिल्कुल लगे किसान भाई, अब हमरे मन के विदा देव। अब दोसर दिन हमरे मन जरूर से भेंट करब। लगे तब जोहार।